गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपन स्पेशल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज और नॉलेज के लिए भी अपन इस लेक्चर वीडियो को देखते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। ये फ़ोटो तो आपको जानते होंगे ये कौन है। ये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इनके बारे में जानते हैं। इनको 34 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी, जिनको आपको मैं अभी इमेज दिखाई थी वो इन्हीं की है। 194 देशों ने भारत के प्रतिनिधित्व प्रस्ताव पर किया सिग्नेचर। क्या है ये? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जल्द ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO आप सुन रहे होंगे, जिसका भी बहुत नाम आ रहा है कोविड-19 के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं इसको, के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। अपने केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य डॉक्टर हर्षवर्धन जी। WHO के मुताबिक भारत में कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर हर्षवर्धन अपना कार्यभार 22 मई को संभाल सकते हैं। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी की जगह बोर्ड में अध्यक्ष बनेंगे। ये अभी थे, इनकी जगह डॉक्टर हर्षवर्धन जी पद संभालेंगे। भारत को WHO कार्यकारी बोर्ड में शामिल करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगाई गई है। 194 देशों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। 194 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं प्रस्ताव पर। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने पिछले साल सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि भारत को 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाएगा। माने 3 साल का कार्यकाल रहेगा, 3 साल ना। तो ये अपने भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कि भारत 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। इसे वैश्विक संस्था साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने सर्वसम्मति से 1 वर्ष के लिए इस पद के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली बैठक में यह पद संभालेगा। इसमें WHO के 194 देशों ने सर्वसम्मति पर्यवेक्षक से हिस्सा लेंगे और WHO और जापान की जगह लेगा, जो आपको मैंने अभी बताया ऊपर स्लाइड में। WHO के कामकाज के निर्धारण एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। इस बोर्ड में संयुक्त सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। वहीं कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव विश्व स्वास्थ्य सभा में किया जाता है। इसके बारे में आपको अभी डिटेल से मैंने ऊपर बताया है, वही इसी का पार्ट है। तो आप अपने वीडियो आराम से पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जानकारी ये है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान की बहुत चर्चा हुई है, जो अभी 19-20 तारीख को इसकी बहुत थी कि 20 तारीख को उड़ीसा में। तो इसके बारे में जानते हैं। नाम क्या है तूफान का? अम्फान। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान अम्फान आगामी कुछ समय में अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। येलो वार्निंग, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट में बांटा गया है मौसम विभाग के अनुसार। येलो वार्निंग अथवा साइक्लोन अलर्ट तटीय क्षेत्रों में माने संभावना कम से कम 48 घंटा पूर्व की जाएगी। ऑरेंज अलर्ट में कम से कम 24 घंटा पूर्व की जारी किया जाएगा। और रेड अलर्ट के पश्चात चक्रवात की गति, संभावित दिशा और भूभागीय क्षेत्रों के प्रतिकूल मौसम की संभावना दर्शाता है। मौसम विभाग द्वारा उड़ीसा और बंगाल के लिए येलो वार्निंग अथवा साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया है। ये अभी इसका न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, ये अम्फान तूफान की अभी बहुत चर्चा हो रही थी। ये कुछ उसके बारे में डिटेल से है, चक्रवात और भारत और चक्रवात के नामकरण का विषय। तो आप लोग इसको डिटेल से नोट कर सकते हैं। क्या है, उत्तरी गोलार्ध में से हरिकेन या टाइफून के नाम से भी जाना जाता है ना। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही अधिकांश तूफानों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इसको आप वीडियो पोस्ट करके आराम से आप नोट कर सकते हो, पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए। मैं करूँ
नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। यह दिवस विश्व भर संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना होता है, उन्हें पुराने ज़मानों के इतिहास के बारे में जब बताना, उनकी मूर्तियाँ, कला, चित्र, हर चीज़ के बारे में, इसलिए वहाँ संग्रहालय मानव जागरूक किया जाता है। भारत में इस दिन कई संग्रहालय में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें लोगों को संग्रहालय के बारे में विस्तार से बताया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत 40 से अधिक संग्रहालय हैं। तो आज के दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया गया है, ये अच्छी बात है। 40 से अधिक संग्रहालय हैं और भारत सरकार ने सभी संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है, डेट याद रखिए। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा बजट 40,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। अपने वित्त मंत्री के द्वारा मनरेगा का बजट 40,000 रुपये बढ़ा दिया कि कुछ मजदूर हैं जो कोविड-19 से जिन बेचारे मजदूर घर वापस लौट रहे हैं, उनको रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। इसके पहले मनरेगा का बजट 61,000 करोड़ रुपये था, अब बजट में 40,000 करोड़ रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इसका सीधा फ़ायदा श्रमिकों को मिलेगा, ये बहुत अच्छी हुआ है। नेक्स्ट जानकारी है वन स्टेट वन गेम योजना के तहत 14 खेलों का चुनाव किया गया है। भारत का लक्ष्य 2028 के ओलंपिक की पदक तालिका में टॉप 10 में आना है। इसके तहत खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है। इसके लिए 14 खेल चुने गए हैं, राज्यों को ये खेल गोद दिए गए हैं, राज्यों पर ही इसके खिलाड़ियों को तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। अच्छी पहल है। वन स्टेट वन गेम्स के तहत हरियाणा समेत 5 राज्य ओलंपिक के लिए बॉक्सर तैयार करेंगे। दिल्ली समेत 3 राज्य पहलवान तैयार करने की जिम्मेदारी ली है। मध्य प्रदेश अकेला राज्य होगा जो निशानेबाज तैयार करेगा। समझ गए? हरियाणा में बॉक्सर तैयार होंगे, दिल्ली में 3 और समेत 3 राज्यों में पहलवान तैयार होंगे और मध्य प्रदेश में अकेला राज्य है जो निशानेबाज तैयार करेगा। 14 खेलों में आर्चरी, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, हॉकी, साइकिलिंग, एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, स्विमिंग, जूडो, फेंसिंग और रोइंग शामिल हैं। 14 खेलों को शामिल किया गया है। 2018 का लक्ष्य है कि टॉप 10 में भारत में को जगह बनानी, ये इसके प्रमुख पॉइंट हैं। ओके, नेक्स्ट जानकारी है पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा निवेश की गई रकम के आधार पर की जाती थी। अब निवेश की रकम के साथ साथ उसके टर्नओवर के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। फंड के बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं क्या कैसे। 1 करोड़ रुपये का निवेश और 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली इकाई उद्यम को सूक्ष्म को माइक्रो कहा जाएगा। पहले सर्विस से जुड़ी 10 लाख रुपए तक का निवेश वाली और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 25 लाख रुपए तक की निवेश वाली इकाई सूक्ष्म मानी जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब इकाई उद्यम को लघु और स्मॉल माना जाएगा जिसमें निवेश की गई 10,000 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम होगा। यह शर्त सर्विसिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों की ही तरह इकाइयों पर लागू होगी। पहले लघु इकाई के लिए मैन्युफैक्चर के लिए 5 करोड़ रुपए और सर्विसिंग के लिए 2 करोड़ रुपए की सीमा तय थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। ये आपको अभी फंड जो मोदी जी द्वारा अनाउंस किया गया उसके बारे में था। अब कुछ MCQ क्वेश्चन हैं। किस देश ने वैज्ञानिकों द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है? किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा सुपर अर्थ की खोज की गई है? तो ये की गई है अपने न्यूजीलैंड द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ का है भारत बंगाल की खाड़ी में अम्फान लिखा है, कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक है। अम्फान तूफान किस देश के द्वारा दिया गया, ये नाम दिया है, तो किस देश ने इसका नाम दिया है? ये अभी आपको मैंने डिटेल से बताया था। ये थाईलैंड के द्वारा इसका नाम दिया गया है। ओके।